हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं शत्रुघ्न कुशवाहा आपका वेलकम करता हूं आपके प्यारे से चैनल ग्रेविटी गैंग पर, जहां मैं देता हूं आपको फिजिक्स के प्यारे प्यारे से लेक्चर। हम लोग का टॉपिक चल रहा है गाउस थ्योरम। इसके पहले मैं गाउस थ्योरम टॉपिक का पार्ट फर्स्ट अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए एक बार, अदरवाइज मैं गारंटी लेता हूँ कि आगे आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। मतलब अगर आपने मेरे पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो यहाँ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। मैं थोड़ी सी बातें रिपीट कर रहा हूँ पुराने वीडियो के, अपने पार्ट फर्स्ट के। देखिए, मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में समझाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इसमें होता क्या है इसमें मैंने आपको क्या समझाया था। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक प्लेन लिया, कुछ इस तरह से। अब यहां से क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और इस प्लेन को पेनिट्रेट करती हैं या फिर क्रॉस करती हैं। और कैसे क्रॉस करती हैं? परपेंडिकुलरली। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई। मैंने एक और डायग्राम दिया था आप लोगों को कि अगर इस प्लेन को मैं हल्का सा बेंड कर देता हूं लाइक दिस, तो क्या होगा कि वेक्टर ई तो आपका ऐसे ही रहेगा, कुछ चीजें यहां पर चेंज हो जाएंगी। अब देखिए, हमें उसी के बारे में समझना है। मैंने आपको एक और बात समझाई थी, वेक्टर एरिया ऑफ प्लेन। तो अगर ये एक प्लेन है और ये प्लेन इस तरह से है तो इसका वेक्टर एरिया कैसे होगा? सामने की तरफ होगा ना। पुराने वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में मैंने सारी चीज़ों को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ बच्चा, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो उसको देख कर आइए। यहाँ पर आप कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर आप मेरे पार्ट फर्स्ट को नहीं देखे हैं। तो यहाँ से देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज योर वेक्टर ए। यहां पर क्या है, ये प्लेन बेंड है, दिस इज योर वेक्टर ए, दिस एंगल इज योर थीटा। इन दिस सिचुएशन when vector E is your parallel with vector A, then the dot product between vector E and vector A is called your electric flux phi E. And in this situation, when we have find an angle between vector E and vector A, then your phi E is what? It is your EA cos थीटा। ऐसे कुछ फॉर्मूले मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर पे समझाए थे। ओके, अब यहां पर मैं एक नई चीज करूंगा। जैसे यहां पर क्या है, मेरे को वेक्टर एरिया गिवन है, यहां पर देखिए एरिया वेक्टर गिवन है। अब एक नई चीज करते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने क्या किया, ये तो मेरे को क्लियर है। अगर मान लो बेटा कि मैंने यहां पे कोई एक ऐसा कोई भी शेप ले लिया, मान लो मैंने ऐसा शेप ले लिया, ठीक है, और इसका मुझे एरिया क्लियर नहीं है, तो होगा क्या कि यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, वो इसको क्रॉस करेंगी लाइक दिस, इस तरह से। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, हमें यहां पर एरिया एलिमेंट का यूज करना पड़ेगा। मतलब मुझे छोटू सा एरिया निकालना पड़ेगा। ये बात मेरी याद रखिएगा। और पूरे गॉस प्रिंसिपल में यही होगा। जब आप गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस को करोगे ना,
तो वहां पर आपको एरिया एलिमेंट पर ही वर्क करना पड़ेगा। जैसे मुझे नहीं पता कि इस शेप का एरिया क्या होगा, तो बेटा मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कट कर लूंगा, मतलब छोटा सा एरिया सपोज कर लूंगा जो एक प्लेन की तरह एक्ट करेगा। तो इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, इसको मैंने डीए सपोज कर लिया। तो यहां पे हुआ क्या कि इस सिचुएशन पे वेक्टर ई और वेक्टर डीए, देखो मुझे ये टोटल एरिया नहीं पता था ना बेटा, ये शेप कैसा है कुछ क्लियर नहीं मेरे को, तो मैंने एक छोटा सा वहां पर एरिया एलिमेंट सपोज किया जो एक प्लेन की तरह एक्ट कर रहा, और उसका वेक्टर एरिया मैंने डीए ड्रॉ कर लिया है। तो अगर मैं इस कंडीशन में आपसे पूछूं कि फाई ई, तो अगर ये एरिया छोटा सा है तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी छोटा सा होगा। दिस इज योर वेक्टर ई डॉट डी ए। अगर आपको टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस शेप कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे, यू विल इंटीग्रेट दिस वैल्यू, और यहां पे किसी किसी बुक में एस लिखा होता है, किसी किसी बुक में ए लिखा होता है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, ठीक है, तो ये जो आपका फाई होगा यही आपका टोटल फाई में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज इक्वल्स टू डॉट डी ए एंड इंटीग्रेशन। इस एक बात याद रखिएगा, केवल ये सब कहने के तरीके हैं, नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, केवल चैप्टर के अंदर जा रहे हो तो यहां पर इसको आप लोग किसी किसी बुक में देखते हो सरफेस इंटीग्रल बोलता है, मतलब कि जो सरफेस है उसको इंटीग्रेट करना है। तो आप अगर देखो तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, अब देखिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं ये कोई भी प्लेन है, कोई भी सरफेस है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, और यहां पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट एरिया सपोज कर लिया, डी ए, एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी ए इज योर थीटा। So the formula will come out phi E is equals to E dA cos थीटा। तो आप चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो phi E is equals to E सरफेस इंटीग्रल, मैंने समझाया ना, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का। आप ये चाहो तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और इसको अगर आप चाहो तो फाई ई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई सरफेस इंटीग्रल डीए भी लिख सकते हो। और अब याद आप ये रखोगे क्योंकि आपके काम का फॉर्मूला ये आया, ओके। क्योंकि आगे जब आप टॉपिक में एंट्री करोगे ना, हाँ, तो मैंने इसकी बात करी भाई, ये सब बना लीजिए थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, ये सारी फील्ड लाइंस थी, तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी सेट कर सकते हो। अब क्या होगा, यही तो इंटीग्रेट होकर टोटल इस प्लेन के का एरिया बन जाएगा, ओके। कोई डाउट तो नहीं है, ओके। फटाक से इसको बेटा नोट करो जरा,
पॉज करके नोट करिए, रफ कर रहा हूं। अब एक और चीज देखो, इसी चैप्टर में इसी फॉर्मूले का एक और तरीका। अभी देखिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये कहा कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को EDA cos थीटा भी लिख सकते हो सरफेस इंटीग्रल के साथ। अब थोड़ा थोड़ा हम गाउस बाबा की तरफ भी बढ़ते हैं। ये जो गाउस बाबा का जो मैजिक है ना, मैं मैजिक क्यों कह रहा हूं, आपको पता है ये जो जितना भी आप ये यहाँ पे कर रहे हो ना, ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने के लिए ना, तो गाउस बाबा आपको एक मैजिक देंगे और उस मैजिक से फटाक से आप क्या करोगे, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन उनके कॉन्सेप्ट तक पहुंचने से पहले वो किन किन चीजों का यूज कर रहे थे पहले उसको देखो। तो देखिए, जब आप गाउस लॉ की तरफ बढ़ोगे ना, तो पहली चीज ये याद रखिएगा, मैंने बोला ना कि गाउस लॉ एक मैजिक है, मैजिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन का। तो सबसे पहली चीज कि जब भी आप गाउस लॉ को रीड करेंगे या फिर गाउस लॉ पर बेस्ड किसी एप्लीकेशन को करेंगे, तो हमेशा और हमेशा कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। जैसे आपके सामने हमेशा एक एनक्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, एंड दिस एनक्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड गाउसियन सरफेस। ओके, ये एनक्लोज्ड सरफेस क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम बात करते हैं ना गाउस लॉ की, तो देखिए गाउस ने चीजें तो हमारी आसान करी थी, लेकिन कुछ इन्होंने बातें अपनी फिक्स रखी थी। जैसे इनका कोई भी एक्सपेरिमेंट ओपन सरफेस से नहीं होगा, इनका कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको कुछ क्लोज्ड सरफेस डिसाइड करने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड योर गाउसियन सरफेस। जैसे अगर मैंने कहा कि आपने एक चार्ज को रखा यहां पे प्लस क्यू, और इससे निकलने वाले फ्लक्स की कैलकुलेशन करिए, तो अब वो कैलकुलेशन मैथमेटिकली इस तरह से नहीं करेंगे। वो क्या कहेंगे, कहेंगे कि सबसे पहले इसको एनक्लोज करो, किसी चीज के अंदर बंद करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक सरफेस लेना पड़ेगा, उसके अंदर आप अपने चार्ज को क्लोज करोगे। वो आपका सरफेस इस तरह से भी हो सकता है। आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप अगर चाहो तो आप एक यहां पर सिलेंडर यूज कर सकते हो, या आप अपने प्लस क्यू को यहां पे रख दो, तो भी देखिए इसके अंदर इनक्लोज हो गया। या फिर यहां पर आप चाहो तो एक प्यारा सा क्यूब भी ले सकते हो। मेरी बात समझिएगा, और अपने आप चार्ज को यहां प्लेस कर सकते हो। मतलब कि गाउस लॉ में जाने से पहले हमें एक बात समझनी है कि हम जितने भी गाउस से रिलेटेड डेरिवेशन करेंगे, वहां पर जो मेरा सोर्स होगा वो किसी न किसी सरफेस के अंदर क्लोज होना चाहिए। और जो भी आपके इनक्लोज्ड सरफेस होते हैं, ये हमेशा आपके 3D 3 डायमेंशनल सरफेस होगा, सच एज स्फीयर, सिलेंडर एंड क्यूब बेसिकली। और सबसे अच्छी चीज कि अब देखो, आप अपने चैप्टर में या तो स्फीयर को गॉसियन सरफेस सपोज करके चला करना, या फिर इस सिलेंडर को, लेकिन कभी भी मतलब क्यूब भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यार कि शेप आप कोई भी ले सकते हो, बशर्ते वो 3 डायमेंशनल सरफेस होना चाहिए। मतलब वो एक इनक्लोज्ड सरफेस को बनाए। ऐसा नहीं कि आप एक डिस्क सरफेस को ले लीजिए और कह दीजिए कि ये गॉसियन सरफेस है, नहीं। आप किसी स्क्वायर की एक सरफेस को ले लीजिए, मतलब वो चारों तरफ से बंद होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं, जैसे मान लो कि मैंने यहां पे क्या किया, मैंने एक फुटबॉल देखी होगी सब लोगों ने, देखिए ना फुटबॉल क्या होता है, फुटबॉल यार अंदर से हॉलो होता है ना, खोखला होता है ना।
तो ऐसा कुछ यहां पर आपने एक ऐसा स्फीयर लिया, पूरा अंदर से हॉलो है, खोखला है, उसके बीच में एक चार्ज को आपने छोड़ दिया, ठीक, वो चार्ज बीच में चला गया स्फीयर के, ठीक, तो वो क्या हुआ, वो चार्ज चारों तरफ से कैसा हो गया, इनक्लोज हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता, जैसे मान लो एक चार्ज को मैंने यहां पे लिया, यहां छोड़ा और उसको मैंने ऐसे इसके पीछे चार्ज को रखा, यार तो इस सरफेस से वो इनक्लोज नहीं हुआ, क्यों, क्या ये चारों तरफ से क्लोज था, ये क्लोज नहीं है, ये सिर्फ एक सरफेस है आपके स्क्वायर की। तो इस तरह की चीजें आपको नहीं लेकर चलनी है, क्लियर। आपको दिमाग में ये रखना है कि आपका जो भी चार्ज है, जो भी सोर्स है, वो सरफेस के अंदर पूरी तरह से इनक्लोज होना चाहिए, और उस चार्ज को या उस सोर्स को इनक्लोज करने के लिए जो सरफेस आप माइंड में सोच रहे हो, दैट सरफेस इज योर गॉसियन सरफेस। क्लियर, मेरी बात क्लियर हुई, गॉसियन सरफेस क्या है, क्योंकि जब तक आप इनक्लोज नहीं करोगे, गॉसियन या गॉस स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं होगा, गॉस बाबा का मैजिक नहीं मिलेगा आप लोगों को। अभी मैं समझाऊंगा, अभी ये भी समझाऊंगा कि अगर इस चार्ज या इस सोर्स चार्ज को आपने बाहर रखा होता तो फ्लक्स क्या होता और अंदर रखने से फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। लेकिन पहले ये सब बातें मेरे समझ में आनी चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर मुझसे पूछता है कि व्हाट इज द गॉसियन सरफेस, तो हम ये भी कह सकते हैं इट इज एन आर्बिट्ररी enclosed surface of three-dimensional space which is used to calculate the electric flux, मैग्नेटिक फ्लक्स, इस तरह की चीजें जो मेरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स को या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है। कोई भी इनक्लोज्ड सरफेस ऑफ थ्री डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड योर गॉसियन सरफेस। एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर रहा हूं कि कौन कौन सी सरफेस वैलिड होती हैं, अभी मैं गॉस लॉ की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं केवल गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूं। बहुत क्लियरली टॉपिक को समझते चलिएगा। तो मैंने यहां पे बोला आप क्यूब ले सकते हो, सिलेंडर ले सकते हो, स्फीयर ले सकते हो। अच्छा, कौन से एग्जाम्पल यूज नहीं करने हैं, तो जैसे आपको डिस्क सरफेस, ये कभी भी एक गॉसियन सरफेस की तरह यूज नहीं होगा। बात समझ गए मेरी, ये गॉसियन सरफेस का चक्कर समझ में आया आपको। कोई भी थ्री डायमेंशनल शेप जिसके अंदर आप अपने सोर्स चार्ज को पैक कर सको, एनक्लोज कर सको, दिस इज योर गॉसियन सरफेस। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। इतना हो गया। डिस्क सरफेस नहीं लेके चलना, स्फीयर का कोई एक सरफेस दे, सॉरी स्फीयर कह रहे हैं, स्क्वायर का कोई एक सरफेस कह दे, नहीं, गॉसियन सरफेस नहीं है, ठीक है। अब देखो, इसको मैं यहां से रफ करता हूं और अब हम समझेंगे गाउस बाबा मैजिक। गाउस बाबा मैजिक मतलब कि गाउस लॉ है क्या। तो देखिए, सबसे पहली चीज, एग्जाम में 2 मार्क्स में 1 मार्क में
इसकी डेफिनेशन सिर्फ लिखने के लिए आती है, इसकी डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला लिखने के लिए आता है। तो देखो यहाँ पर होगा क्या कि अगर हमसे गाउस लॉ की बात की जाएगी तो हम क्या कहते हैं, इन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया था, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई associated with any surface is equal to 1 upon epsilon naught times of total चार्ज Q टाइम्स ऑफ नेट चार्ज कह दीजिए, नेट चार्ज Q, विच इज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ये होता है गाउस लॉ। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई associated with any surface is equal to 1 upon epsilon naught times of net charge Q which is enclosed in that surface। जैसे मान लीजिए, बेसिकली इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक छोटी सी बात कही कि इनके हिसाब से फाई ई इज इक्वल्स टू Q, या फिर उन्होंने बोला 1 upon epsilon naught times of total charge। This it means this is your Q upon epsilon naught। ये गाउस बाबा का मैजिक है। अब इतनी देर से मैं इसको मैजिक क्यों कह रहा हूं, देखो इन्होंने कितना सिंपल कर दिया मेरे लिए डेरिवेशन या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन। पहले हम क्या कर रहे थे, इतना सब झाम ताम करना पड़ता था, प्लेन लो, प्लेन का एरिया एलिमेंट डिसाइड करो, फिर देखो कि क्या वेक्टर ई और वेक्टर ए पैरेलल हैं, अगर पैरेलल नहीं किसी एंगल पे हैं तो कंपोनेंट डिवीजन करिए, फॉर्मूला बनाइए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिए, अपना सरदर्द बढ़ाइए। यहाँ पे क्या हुआ, गाउस ने ये कहा, इन्होंने कहा कि जैसे मान लो आपने, फिर से वही चीज, आपने एक स्पेयर लिया, उसके अंदर एक चार्ज को छोड़ दो, टपाक छोड़ दिया, आप ऊपर से उसको देखो, आपको जो चार्ज का मैग्नीट्यूड मिले उस मैग्नीट्यूड को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो और आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो गया। नहीं आया सर समझ में? नहीं आया? देखो तो मेरी बात समझो। मैंने एक स्पेयर लिया, स्पेयर हटाया बहुत देर से चल रहा है। मैंने एक क्यूब लिया। क्यूब क्या होता है? जिसमें 6 सरफेस होती है। अपन का जो कमरा है ना, वो भी एक क्यूब है, क्यूबाइड कह सकते हो यार, चलो लेंथ नहीं इक्वल है सबकी। तो इस तरह का शेप है। स्पेयर चारों तरफ से पैक है, कोई भी शेप सोच लो। जो क्यूब अगर माइंड में चल रहा है, क्यूब को यहाँ पे सामने सपोज कर लो। स्पेयर माइंड में चल रहा है, स्पेयर कर दो। एक चार्ज उसमें छोड़ दो, चार्ज आ गया बीच में कहीं पे। अब एक चीज याद रखना कि चार्ज ऐसा ना हो कि नीचे वाली सरफेस से नीचे गिर जाए, ये सब नहीं लेकर चलना। चार्ज बीच में होना चाहिए, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर ऐसा है तभी आप गाउस लॉ को फॉलो कर रहे हैं। आप छोड़ दो। अब आप देखो कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, उस स्पेयर के अंदर, उस क्यूब के अंदर उस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। ओके सर, मैग्नीट्यूड, अरे मतलब उसकी वैल्यू क्या है, और उसको क्या कर दो, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट हो गया। हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। क्या समझ में आया बेटा? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई एसोसिएटेड विद एनी सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज विच इज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। यही समझ में आया? ठीक, वीडियो को बार बार पीछे करिए और समझा, देखते जाइए मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है और आपका आंसर आ रहा है। तो मतलब क्या है
कि इतना सब आपको नहीं करना पड़ रहा, आपको सीधे चार्ज पता है सरफेस के अंदर, इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज पता है, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है और आपका आंसर आ जाता है, तो आप इससे बच गए। अच्छा, एक और चीज, ये तो गॉस लॉ हो गया। अब देखिए जरा, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, एक और चीज देखना, जब आप गॉस लॉ को रीड कर रहे होते हो ना, इन गॉस लॉ, तो आपको क्या करना है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, मान लो कि यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, आप इसको इनक्लोज कर दो इस स्फीयर के अंदर, ठीक है। यस सर, यही बोल रहे थे आप, अभी कुछ कुछ समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा। इस स्फीयर का एरिया मुझको नहीं पता, मैं सरफेस कोई भी ले सकता था, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता। तो अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस को ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा होगा ना। तो यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एरिया ऐसे कट कर लूं, एरिया एलिमेंट, तो इस सरफेस, इस ये प्लेन, ये जो आपने एरिया कट किया है, क्या इसका वेक्टर एरिया DA इधर हो सकता है। मैंने समझाया था, मैंने बहुत समझाया है आप लोगों को, फिर से वही गलतियां। हाँ, हो सकता है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए ना यार, मैंने आपको समझाया है कि किसी भी 3D बॉडी का जो वेक्टर एरिया होता है वो हमेशा नॉर्मल एट द प्लेन आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, ऑलवेज ऑलवेज। तो ये क्या है, स्फीयर है ना, नॉर्मल एरिया वेक्टर कैसा होगा, नॉर्मल एट द सरफेस, आउटवर्ड ही तो कर रहा हूं मैं। और ये अगर लाइन यहां पर बाहर निकलेगी तो इट विल इंडिकेट योर वेक्टर E। तो अगर मैं इन गाउस लॉ आपसे कहूं, मतलब गाउस लॉ छोड़ो, 2 मिनट के लिए इस बात को, मतलब गाउस लॉ में ही इस तरह की कंडीशन अप्लाई होगी, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। अब अगर मैं आपको नॉर्मल, अगर इस तरह की कैलकुलेशन, जैसे आपने ऊपर फॉर्मूला लिखा है ना, मैं इस तरह से अगर इसको कैलकुलेट करने के लिए कहूं, तो आप देखो आप क्या लिखोगे। आपने ये देखा है कि इट इज फाई एस ई डॉट डी ए होना चाहिए, मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले की ही बात कर रहा हूं। कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों पैरेलल है। मैंने थीटा आपको बहुत बार समझाया कि थीटा इज योर एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर A। तो यहाँ पर क्या है, बोथ आर पैरेलल, एंगल इज 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये होगा। लेकिन एक बात समझना कि बार बार जब गाउस लॉ का टॉपिक चलेगा तो ये क्या होगा, ये जो आप सरफेस ड्रॉ कर रहे हो ये एक इनक्लोज्ड सरफेस होगी। इनक्लोज्ड सरफेस होगा मतलब गाउसियन सरफेस होगा, तो आप यहां पर ये सरफेस इंटीग्रल यूज नहीं करोगे, बल्कि यहां पर इंटीग्रेशन को थोड़ा सा मॉडर्न जमाने वाला बना दोगे, मतलब इसके ऊपर ऐसे गोला बना दोगे और ये गोला बताएगा कि आप यहां पर एक इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन करने जा रहे हो। सर कितना समझना है इस टॉपिक में, बहुत कुछ समझना है। ओके, इसलिए मस्ती नहीं, पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई। यहां पे क्या करना है, अभी तक एक नॉर्मल सरफेस था, सरफेस इंटीग्रल। अब क्या होगा, आपका जो सरफेस होगा वो एक ऐसा सरफेस होगा जो सोर्स को एनक्लोज कर रहा होगा, तो आप यहां पर जो इंटीग्रेशन करोगे उसको आप इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन बोलोगे। यानी ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला हो सकता है। इज दैट क्लियर? आ रहा है सर, बहुत मेहनत करनी पड़ रही, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, परेशान ना हो बच्चों, आएगा, ठीक है। ध्यान दो बस मैं क्या कह रहा हूँ, शत्रुघ्न भैया की बातों को बस ध्यान से सुनिए, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। डेफिनीशन गाउस लॉ की ये थी, ये था उनका स्टेटमेंट। अच्छा, गाउस के अकॉर्डिंग फाई ई क्या हो सकता है, तो इनके अकॉर्डिंग Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो सकता है। ओके, ठीक है सर। मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर करते हैं गाउस लॉ को दिमाग में रख के, तो फॉर्मूला हो तो ये भी सकता है, लेकिन यार यहाँ पे जो भी सरफेस होगी, मैंने बोला कि जब तक आप गॉसियन सरफेस, जब तक आप अपने सोर्स को इनक्लोज नहीं करोगे किसी सरफेस के अंदर, गाउस लॉ आप वैलिड ही नहीं होगा, लगा ही नहीं सकते हो। तो इसका मतलब कि उस हिसाब से
अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पूछूं मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू, तो ये ऐसे होगा, गॉस के हिसाब से ऐसे होगा। मतलब कि अकॉर्डिंग टू गॉस, लिख देता हूं, यहां पे लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस बाबा, लिख लेना, शर्माना नहीं कतई। ये क्या लिख दिया सर ने, याद रहेगा यार, गॉस ने ही ये बात केवल बोली थी। हम तो शुरू से इतनी मेहनत कर रहे थे कि हम शुरू से इंटीग्रेशन पे ही जूझ रहे थे, हम तो ऐसा ही सब कुछ कर रहे थे। बड़ी समस्या है सर, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर ज़रूरत पड़ी ना बेटा तो यहाँ cos थीटा लोगे। तो अगर अब मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों को, भाई ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इन दोनों को कंबाइंड कर दो तो आपको एक और सुंदर सा फॉर्मूला दिखेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू, दिस इज योर टोटल फार्मूला। और पूरे गाउस के एप्लीकेशन में यही फॉर्मूला यूज होगा। कुछ समझ में आया प्यारे बच्चों? आएगा सर, क्या करें, 12th में है, बोर्ड एग्ज़ाम है। नहीं भी आएगा सर तो रट्टा मारना पड़ेगा। तो रट्टा मारने से आप फिजिक्स में नंबर नहीं ला पाओगे बच्चों। इसको फटाक से पॉज करके नोट करिए और आगे हम और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। हो गया नोट? ओके, आ जाओ। चलिए, इतनी सारी बातें प्रूफ हुई, मतलब इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, इसके बाद भी हमारा ज़माना हमसे मांगता है क्या है, प्रूफ। प्रूफ करिए बच्चों, कॉपी पेन उठाइए, हेडिंग लगाइए, प्रूफ ऑफ गाउस लॉ। यार इतना सब पढ़ लिया और अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि क्या सच में, क्या रियलिटी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो सकती है। एग्जाम में 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, टू प्रूव गाउस लॉ। तो देखिए क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज को लिया, ओके। गाउस बाबा का मैजिक तभी काम करेगा जब आप उनके ब्रह्मास्त्र यानी गाउसियन सरफेस को लेकर चलोगे। मतलब क्या, इसको आपको इनक्लोज करना पड़ेगा लाइक दिस। आप इसको बंद कर दीजिए ऐसे, और ये जो सरफेस आपने ड्रॉ किया है, सर आप स्फीयर ही क्यों लेते हो, आप यहाँ पर क्यूब क्यों नहीं ले रहे, आप यहाँ पे सिलेंडर क्यों नहीं ले रहे, आप यहाँ पे हार्ट शेप क्यों नहीं ले रहे। हार्ट शेप? हाँ सर, आपने बोला कि कोई भी शेप ले सकते हैं। हाँ मैंने बोला आप कोई भी शेप ले सकते हैं, ओके। लेकिन याद रखो, ज़्यादा आप हमेशा कोशिश, बच्चे हो ना भी आप लोग, अभी आप सीखने आए हो ना, हाँ बच्चे हो ना, तो एक काम करो, अभी आप केवल उन शेप पर वर्क करो जिसमें कॉर्नर कम आते हो। इसमें कॉर्नर है क्या? नहीं है, कोने कोने, ठीक है। अभी समझ आने लगेगा, टेंशन न लो, ठीक। मैंने एक ये सरफेस ड्रॉ करी, इस पे ये एक स्फेरिकल सरफेस है, देखो स्फेरिकल सरफेस। दिस स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड योर गाउसियन सरफेस। अच्छा, यहां पे क्या होगा, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेडियली आउटवर्ड, वही गलत हो गया क्या सर, आपसे इतनी गलती हो रही तो हमसे कितनी होगी। कुछ ऐसे, ऐसे ऐसे, क्या डायग्राम बना दिया सर आपने।
मैंने बना दिया। अब देखो, अगर ये एक स्फीयर है और ये चार्ज कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है, तो इससे सपोज एट आर डिस्टेंस हमने एक काम किया, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे एरिया एलिमेंट काट लिया। अब अगर ये एक एरिया एलिमेंट होगा तो इसका वेक्टर एरिया किधर होगा, तो वेक्टर एरिया होगा सर, किधर होगा सर, अबे सर नहीं होगा, आउटवर्ड होगा। ओके, समझ गया मैं, लाइक दिस। अच्छा, यहां पर आपने अगर कट कर दिया ना, तो एक बात समझो कि ये यहां से ये आपकी फील्ड लाइन भी ऐसे निकल जाएगी, एंड ई एंड डी ए बोथ इज योर पैरेलल। तो आ जाओ, तो ये सरफेस कैसा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, गाउसियन सरफेस है, या फिर इसी को आप इनक्लोज्ड सरफेस भी बोलोगे। अच्छा ये बताओ, आपको अभी मैंने क्या समझाया था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा इंटीग्रेशन मॉडर्न जमाने वाला, मतलब कि इस पे लगा देंगे गोला, जो कि होगा इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन थीटा। यहाँ पर क्या है, तो देखो आप 0 डिग्री है, क्यों है, क्योंकि डी ए और वेक्टर डी ए और वेक्टर ई बोथ आर पैरेलल विथ ईच अदर, एंगल इज योर 0। तो यहाँ से क्या, फाई ई इज इक्वल्स टू इनक्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए बचता है। यस सर। अच्छा, आपने फिर एक और चीज़ पढ़ी होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो यहाँ पे क्या रखा है, प्लस क्यू चार्ज। यस सर। कितनी डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। यस सर, याद आ रहा है, याद आ रहा है सर, आपने कुछ बताया है। क्या बताया है बेटा, मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। याद आया सर? कैसे नहीं याद आएगा? अच्छा थोड़ा सा देखो, इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? यस सर, लिख सकते हैं। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, तो ले आओ जरा, क्या फाई ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, और ये जो स्फेरिकल सरफेस आपने ड्रॉ किया है, तो क्या स्फेयर का वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं, बहुत बड़ी गलती कर दी, एरिया। क्यों भाई, ये एरिया वेक्टर है, तो क्या आपके इस स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मतलब कि अगर आपने इसको एलिमेंट पार्ट को डी ए सपोज किया है और इसको आप इंटीग्रेट करोगे, तो टोटल इस स्फेयर, किस स्फेयर का, जिस स्फेयर का रेडियस आर है, का एरिया हम निकाल सकते हैं। तो क्या मैं इसको, इस वाले पार्ट को 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं। इट मीन्स दिस पार्ट इज योर 4 पाई आर स्क्वायर। प्लेस दिस वैल्यू हियर एंड द फाई इज व्हाट, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड दिस इज योर 4 पाई आर स्क्वायर। एक जैसा लिख दें, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो अगर ध्यान दो बच्चों, तो क्या बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचता है फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर, प्रूफ हो गया। ऐसे ही कुछ गौस बाबा ने हमसे बोला था कि फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, प्रूफ हो गया। जाइए अपने एग्जामिनर के कॉपी में इसको लिख दीजिए, एग्जाम की कॉपी में, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए आपसे। क्लियर? ओके, आज के लिए मैं लेक्चर इतना ही रखूँगा। प्लीज़ बच्चों, आप जिस भी टॉपिक को पढ़ा करो, एक सीक्वेंस से पढ़ा करो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाउस
थ्योरम के पार्ट फर्स्ट को देखिए, वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने बहुत क्लियर किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैंने समझाया है, आज मैंने गाउस लॉ समझाया, प्रूफ कैसे होगा। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इसके एप्लीकेशंस को लेकर। इसके अलावा मैं कुछ एक छोटा सा वीडियो बीच में और दूंगा आप लोगों को, जहां पर मैं कुछ चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि अगर ये चार्ज सरफेस के बाहर होगा तो फ्लक्स क्या होगा, सरफेस के अंदर गया तो फ्लक्स क्या होगा। इस तरह की बहुत सी बातें होंगी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग पढ़ लोगे आपको मजा आ जाएगी। खैर बातें बहुत ज़्यादा हो गई, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों से प्लीज़ शेयर करें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। 12 बजने वाले हैं।